अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। बड़ी दिलचस्प बहस इस वक्त पंजाब और सिंध के दरमियान चल रही है और बहुत ही मज़ेदार जुमला मरीम नवाज़ ने वज़ीर आला सिंध को कहा है। इससे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बड़ा दिलचस्प जुमला मरीम को कहा था और एक दूसरे के दरमियान खूब मज़े की तूर तकार हो रही है। मसलन मुराद अली शाह साहब ने कहा कि क्या बात करूँ मैं इस ऐलान पर जो बेवकूफ़ाना ऐलान किया गया है, बेवकूफ़ाना ऐलान। मरीम नवाज़ की तरफ से 14 रुपये बिजली कम करने का जो ऐलान था उसको कहा गया कि ये तो एक बेवकूफ़ाना ऐलान है, इस पर क्या करूं। मरीम नवाज़ साहबा ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि करप्शन यानी उन्होंने कहा कि क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है। अब जो मरीम नवाज़ ने स्टेटमेंट दी है ये बड़ी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ख़ुद मरीम नवाज़ पर कई करप्शन के इल्ज़ाम हैं। यानी मरीम से मुराद है कि उनकी फैमिली के ऊपर करप्शन के बहुत से इल्ज़ाम हैं। कई तरह के रेफरेंसेस बने हुए हैं, कई कुछ रेफरेंसेस तो ऐसे हैं जो अभी भी बरकरार हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। यानी कुछ तो चले हुकूमत में आते हुए इन्होंने अपनी स्लेट जो है वो क्लीन कर ली, लेकिन कुछ अभी भी मौजूद हैं। आपको याद ही होगा मरीम नवाज़ से जब पूछा गया था कि आपकी गाड़ी का ये मामला है तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे तो इल्म में नहीं है कि गाड़ियाँ नहीं कर सकते, गाड़ियाँ नहीं ले सकते। और फिर मरीम नवाज़ ने कहा था मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो लंदन में कहाँ से निकाल के ले आते हैं। और फिर प्रॉपर्टी हमने देखा कि निकली। फिर इस पूरे ख़ानदान पर जो अरबों रुपए की मनी लौटने का इल्ज़ाम है, तो मरीम नवाज़ ताना दे रही हैं करप्शन का सिंध हुकूमत को। सुभान अल्लाह, यानी कि किसी को करप्शन का ताना तो वो देना जो ख़ुद कभी किसी इल्ज़ाम से की जद में ना आया हो या वो इन इल्ज़ामात से मुबर्रा हो। ख़ुद जो इस ख़ानदान ने अपनी तकदीर बदली है पिछले 25-30 साल में, 40 साल में, इस ख़ानदान ने जिस तरह अपने असासे बनाए हैं और जिस तरह इन्होंने जो है वो लंदन के अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स बनाए, उस ज़माने में कि जब पाकिस्तान में मोटरवे बन रही थी, उस ज़माने में कि जब यहाँ से पाकिस्तान में रूल्स को रिलैक्स करके पैसे बाहर ट्रांसफ़र करने की आज़ादी पैदा हो गई थी, उस ज़माने में इन्होंने अपने ये लंदन फ्लैट्स बनाए, अपार्टमेंट्स बनाए और फिर आज तक उसका दिफा नहीं कर सके कि वो कहाँ से बनाए, वो पैसे कहाँ से आए, वो मनी ट्रांसफ़र कहाँ से हुई, उसका मनी ट्रेल क्या था। और वो मरीम नवाज़ जो ये सब चीज़ों का दिफा नहीं कर सकती, वो मुराद अली शाह को ताने दे रही हैं कि करप्शन का पैसा जेब में डालना क्या बेवकूफ़ी नहीं है। यानी खालिसतन, मतलब मैं औरतों की तस्दीक नहीं करना चाहता, औरतें बड़ी काबिल एहतराम हमारे लिए, लेकिन खालिसतन औरतों की तरह तानों पर उतर आई हैं मरीम नवाज़ साहिबा कि जैसे आप जुमलेबाजी करते हैं, तो उन्होंने उस तरह का जुमला उन्होंने मारा। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर तुम बड़ी बातें करते हो तो तुम क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं, इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर उस पर शर्जील मेमन दोबारा आ गए, उन्होंने वही बात की। उन्होंने कहा छोटे भाई ने रिलीफ दिया, छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े ने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, ये दोनों भाई आपस में मिल के कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बिजली के इस पर मामले पर चल रही हैं। इम्पैक्ट क्या है? ज़ीरो इम्पैक्ट है अभी तक। आज की खबर है कि एक शख्स ने बिजली का बिल ज़्यादा आने पर ख़ुदकुशी कर ली है और बिजली का महंगा बिजली के जो क्राइसिस है, इसकी वजह से फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं। लाखों, हज़ारों नहीं मैं कह रहा, लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं क्योंकि कंपेटिटिव प्राइस ही नहीं है। एक ट्रैक सूट अगर आपने फैसलाबाद से बनवाना है किसी कंपनी ने बाहर से, तो वो यानी पाकिस्तान में भी रह के, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में कोई बंदा एक ट्रैक सूट बनवाना चाहता है तो 200 की तादाद में या 500 की तादाद में या 1000 की तादाद में, तो वो फैसलाबाद से बनवाता है तो उसको 1400 रुपये कॉस्ट करता है। अगर पाकिस्तान में बैठ के बांग्लादेश से बनवाए तो शायद वो 700-800 रुपये में कॉस्ट कर ले। ये ऐसे ही हमारी कॉटेज इंडस्ट्री ख़त्म हुई थी जब चाइना की छोटी छोटी चीज़ों ने आकर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था। यानी एक बंदा कील बनाता था पाकिस्तान में, तो कील जो है वो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक डब्बी 50 रुपये में पाकिस्तान में तैयार होती थी, तो चाइना वहाँ से तैयार करके पाकिस्तान भेजकर पहुँच पाकिस्तान में 30 रुपये की पड़ रही थी, तो पाकिस्तान की कॉटेज इंडस्ट्री तो ख़त्म होनी थी। क्यों? बिजली की कीमत ज़्यादा हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये इतना सेंसिटिव मामला है, लेकिन यहाँ पर 14 रुपये पे ऐसे नाज़ा हुआ जा रहा है, 14 रुपये का रिलीफ देके। यानी आप सोचेंगे एक बंदे का बिल आता था 5000 रुपये, आप उसका बिल आता है 40,000 रुपये, उस 40,000 में से 5,000 का रिलीफ दे दिया, अब वो बिल देगा 35,000 रुपये। तो अकल के अंधो ये तो सोचो कि 5,000 से उसका बिल 35,000 रुपये तो गया है ना, रिलीफ कहाँ से हो गया? कौन सा रिलीफ हो गया? रिलीफ तो तब होता कि 5,000 इसका बिल आता था, अब वो 40,000 आ रहा है, तो 40,000 से वापस वो 5,000 पे आए। जो 2,000 रुपये बिल देता था वो अब 15,000 या 16,000 रुपये बिल दे रहा है, तो भाई कितने गुना इजाफा है। अब 16,000 रुपये पे आप 3,000 रुपये उसको रिलीफ दे के कह रहे हैं कि हमने तुम्हें रिलीफ दे दिया। और भाई नहीं, 2,000 जिसका बिल आता था उसको वापस 2,000 लाकर दोगे तो रिलीफ होगा।
ये कोई रिलीफ नहीं है कि आपने फिर भी 10,000 रुपये एक बंदे के जेब से कमा लिए या 25,000 रुपये कमा लिए, तो ये कोई रिलीफ नहीं है जो आपने लोगों को दिया है, तो ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। दूसरी बात यह है कि फैफन की एक रिपोर्ट हमारे सामने आ जाई है जिसने इलेक्शन कमीशन का सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। इस रिपोर्ट ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से ट्राइब्यूनल्स को काम नहीं करने दिया और क्या हुआ। देखिए 17 अगस्त 2024 तक कुल 23 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में से 11 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं जिन्होंने 377 इंतखाबी दरखास्तों में से सिर्फ 25 निपटाई हैं। 377 इंतखाबी दरखास्तें दायर हुई हैं और उसमें से सिर्फ 25 दरखास्तें जो हैं वो निपटाई गई हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तरफ से। यानी कितने दिन में? 6 महीने में। और 6 महीने में क्या होना चाहिए था? डिसाइड होना चाहिए था 180 दिनों में। आइन और कानून के मुताबिक 180 दिन में डिसाइड होना चाहिए था, लेकिन 180 दिन गुजर गए तकरीबन, और ये सिर्फ 25 दरखास्तें निपटाई जा सकें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से निपटाई जाने वाली इंतखाबी दरखास्तों में से 4 कौमी हैं, 21 सूबाई हैं। फिर कुल जो दरखास्तें दायर हुई हैं उसका ये सिर्फ 7% बनता है, यानी 6 महीने में सिर्फ 7% दरखास्तें निपटाई जा चुकी हैं। और मेरे ख्याल में ये भी वो हैं जिनमें छोटे छोटे को मसले मसाइल होंगे। जो मेजर PTI के लोग हैं उनकी दरखास्तें नहीं निपटाई गई, इसमें से कई तो जो है वो नून लीग को फेवर मिल गई होगी। फिर इसमें बताया गया कि बलूचिस्तान के ट्राइब्यूनल्स ने 17%, सिंध के ट्राइब्यूनल ने 7%, खैबर पख्तूनख्वा के ने 4% दरखास्तें निपटाई हैं। और पंजाब ने कितनी निपटाई हैं गैस करें? यानी बलूचिस्तान के ट्राइब्यूनल ने 17% दरखास्तें निपटा दी, सिंध ने 7% निपटा दी, खैबर पख्तूनख्वा ने 4% निपटा दी। पंजाब में कितनी दरखास्तें निपटाई गई हैं? निस्फ फीसद से भी कम, 0.5% से भी कम। और इस्लामाबाद में कितनी निपटाई गई हैं? 0%, एक भी नहीं निपटाई गई। तो ये ट्राइब्यूनल्स की कारकर्दगी है। 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में से 6 गैर फ़ाल हैं पंजाब में। क्यों? क्योंकि वो जी मामला बहस है मुशावरत का, ट्राइब्यूनल्स कैसे बनेंगे, और मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट जब सुनेगा तो फिर फैसला सुनाएगा और फिर वापस दोबारा ट्राइब्यूनल्स मुशावरत के लिए आएगा इलेक्शन कमीशन के पास, फिर इस पर मुशावरत होगी, फिर हमें पता चलेगा कि ये ट्राइब्यूनल्स कब बनते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर नए रोड़े उसके लिए तैयार होंगे जो अटकाने हैं। अभी कुछ और रोड़े हैं, फिर वो नए रोड़े आ जाएंगे, वो अटकाए जाएंगे, तो ये रोड़े ये चलते रहेंगे। अच्छा, फिर जो है पंजाब के ट्राइब्यूनल जो है उनके पास मजमूई तौर पर 157 इंतखाबी दरखास्तें हैं, 157 दरखास्तें हैं। और उनमें से अभी 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो हैं उसमें से 6 गैर फ़ाल हैं, तो 0.5% से भी कम जो है वो दरखास्तें निपटाई गई हैं। 157 में से कितने होंगे फिर? यानी 1 या 2 दरखास्तें निपटाई गई होंगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में मुल्क भर के कौमी और सूबाई हलकों में 36% के नताइज को चैलेंज किया गया है। और इसी तरह से मुख्तलिफ सूबों में ये सूरत हाल है। कौमी असम्बली के 97, पंजाब असम्बली के 95, सिंध असम्बली के 50, और ये सारी सूरत हाल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं इंतखाबी उज़रदारियों की, इसके हालात ये हैं कि ये 180 दिन गुजर गए और तकरीबन गुजर गए और ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से या नून लीग से, तो वो कहते हैं कि हाँ जी, वो तो तहरीक इंसाफ के की हुकूमत जब थी तब भी तो 180 दिन में फ़ैसला नहीं हुआ था, ये तो पाकिस्तान जब से बना है तब से नहीं हो पा रहा। तो भाई गलत को कभी सही भी करना है या नहीं करना, यानी ये कौन सा जवाज़ है कि तब गलत हो रहा था तो अब भी इसको गलत होना चाहिए? या आपने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है कि जो एक दफ़ा नोटिफाई हो जाए वो फिर 4 साल तक, 5 साल तक, यानी इलेक्शन से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कोई ट्राइब्यूनल फैसला दे तो दे, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, या ये कहीं कोई लिखा हुआ तो नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा ही अजीब व गरीब सा जवाब है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज ये हुई है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया कि वो किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी उन्होंने किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से जो है वो इनकार कर दिया और वो कहते हैं जी अपनी जद्दोजहद वो तनहा जारी रखेंगे। हम सुन रहे थे पिछले दिनों कि जी सेनेट के मामला में डील हो रही है, यानी सेनेट में 1-2 नशस्तें मौलाना फजल रहमान को दे दी जाएँ, ऑफ़र कर देंगे चलें जी 2 नशस्तें आप बनती नहीं आपकी, लेकिन हम अपनी विड्रॉ कर देते हैं, 2 नशस्तें आपको सेनेट में दे देते हैं, आप जी यहाँ पर हमारे इत्तेहाद का, अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए। कुछ इस किस्म की बातचीत चल रही थी। इससे पहले मौलाना की बात कुछ कमेटियों के लिए भी चल रही थी, नून लीग के साथ भी उनकी बातचीत हुई। उससे भी पहले गवर्नरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की, उसके लिए भी बातचीत चल रही थी। तो आप सोचें कि गवर्नरी जो है वो कि इनको पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी दे दी जाए, वो पीपल्स पार्टी को दे दी गई। तो आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब मौलाना से पहली मरतबा मिलने गए थे तो मौलाना ने उनको कहा था कि सब कुछ बांटने के बाद आप हमारे पास क्या लेने आए हैं?
तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दिल बड़ा नहीं किया, उनको जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ ऑफ़र नहीं किया। पीटीआई कुछ ऑफ़र कर रही है, लेकिन पीटीआई के साथ हवा नहीं है। मौलाना फजल रहमान को पता है कि पीटीआई के साथ हालात साजगार नहीं है, तो फिर हम उनके साथ जाकर अपने आप को मुसीबत में क्यों डालें। तो मौलाना फजल रहमान ने फैसला किया कि नहीं जनाब, हमारे माजी के तजर्बात अच्छे नहीं हैं, तो हम तो फिर ऐसे ही अपना निज़ाम चलाते हैं। अब सीन ये है कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक जलसे में मौलाना फजल रहमान को डीजल डीजल के नारे लगे, तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि नहीं अभी आप ये नारे ना लगाएं, अभी हमारी उनसे बातचीत चल रही है। यानी उनका कहने का मतलब फिर क्या ये हुआ कि अगर हमारी उनसे बातचीत ना चल रही हुई या हमारे मुज़ाकरात ना चल रहे हुए तो फिर आप ये नारे लगा सकते हैं। इस पर माजरत भी की थी असद कैसर ने मौलाना को मुलाकात बातचीत करके, लेकिन जब आपका इत्तेहाद ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि फिर आप दोबारा सियासी हरीफ बन जाएंगे। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर बड़ा गेन किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो जब से पीटीआई के साथ उनके मरासिम बेहतर हुए गेन किया है, उनके खिलाफ नारे लगना बंद हो गए, उनको उनके खिलाफ जो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का एक रिएक्शन था वो बंद हो गया। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जब ये फैसला किया है तो क्या दोबारा तहरीक इंसाफ का रिएक्शन उनके ऊपर आता रहेगा और दोबारा शुरू हो जाएगा? दोबारा क्या वही डीजल के नारे लगने लगेंगे? क्या फिर उनको उसी तरह से आड़े हाथों लिया जाएगा? ये सब कुछ अगर होता है तो यकीनन फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके लिए एक परेशानी की सूरत हाल दोबारा से पैदा हो सकती है, क्योंकि बहरहाल पॉपुलर वेव खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ़ी की है, मौलाना फजल रहमान साहब की नहीं है। तो अब पता नहीं किस बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया। ये भी हो सकता था कि वो कुछ भी अनाउंस ना करते और इसी तरह से इसको चलने देते, लेकिन नहीं, उन्होंने ये फैसला किया कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा या अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा, जिसमें ज़ाहिर है मेजरली वो पीटीआई ही है, हम उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जा रहे हैं। आज एक और ख़बर भी आई है और वो ये है कि अडियाला से मज़ीद 6 गिरफ्तारियाँ जो हैं वो हुई हैं, और उसमें एक बड़ी दिलचस्प गिरफ्तारी है, वो ये है कि एक खातून स्वीपर हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। किस इल्ज़ाम में? इस इल्ज़ाम में कि ये इमरान खान का पैगाम बुशरा बीबी तक ले जाती थी और बुशरा बीबी का पैगाम इमरान खान को पहुंचा देती थी। यानी स्वीपर थी और वो इमरान खान ने कोई पैगाम भेजना था तो उनको किसी को कह दिया कि जी ख़वातीन वाले सेक्शन तक पहुंचा दो। वो कोई बंदा और भी इन्वॉल्व होगा, उसने खातून स्वीपर को कह दिया जिसकी वहाँ ड्यूटी थी, उसने बुशरा बीबी को पैगाम पहुँचा दिया। बुशरा बीबी ने कोई हालचाल पूछना होगा। अब जाहिर है वहाँ पर कोई बम बनाने का फार्मूला तो ये दोनों मिल के इमरान खान और बुशरा बीबी बना नहीं रहे। जब बुशरा बीबी ने कोई कहना हो तो होगा कि भाई मैं ये कर रही हूँ, डिसीजन ले रही हूँ, या मैं फ़लाँ को पैगाम भेज रही हूँ, या इमरान खान ने कहना होता होगा कि जी मैंने शेर अफजल मरवर के साथ अब उसको टास्क दिया है। कोई पॉलिटिकल पैगाम रसानी होगी ना, वो घर की बातें तो होंगी नहीं। तो इन पैगाम रसानियों पर जो है वो ये कार्रवाई की गई है। अच्छा, पैगाम रसानियाँ यानी स्वीपर को या किसी मुलाजिम को इस्तेमाल करने की कहानी अगर इमरान खान की एक जुर्म है तो इससे संगीन जुर्म हमने माजी में देखा हुआ है। मसलन मरियम नवाज़ साहिबा को इसी तरह से एक खातून जो पुलिस एहलकार थी उसने अब छुपा कर मोबाइल फ़ोन ला कर दे दिया था जब वो नैब कस्टडी में थी, और मरियम नवाज़ नैब कस्टडी में रहते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती रहीं। यानी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ जब सिग्नल्स ट्रेस हुए, पता चला कि मरियम नवाज़ तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं। तो फिर वो मैंने आप पहले भी इसका जिक्र किया कि मैंने वो वीडियो देखी हुई है कि जिसमें जब कैमरा फिर वो लेकर आते हैं तलाशी लेने के लिए मरियम नवाज़ के मोबाइल की, उनके पास मोबाइल है लेकिन पूरे कमरे की तलाशी लेते हैं, मोबाइल नहीं मिलता। जब मोबाइल नहीं मिलता तो वो फिर कहते हैं मरियम बीबी को कि यानी कंफर्म तो होता है कि सिग्नल्स यहाँ आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मरियम बीबी को कि आप ज़रा खड़ी हो जाएं, उठ जाएं, तो वो उठने से इनकार कर देती हैं। फिर 2 ख़वातीन एहलकार जब उनको हाथ से पकड़कर जो है वो थोड़ा सा हिलाती हैं और नीचे से तकिया खींचती हैं उनके, तो वो तकिए के नीचे से मोबाइल निकलता है। यानी वो मोबाइल तकिए के नीचे रख के उसके ऊपर खुद बैठ गई और जो है वो मोबाइल किसने ला कर दिया था? वो मोबाइल एक खातून मुलाजिम ने ला कर दिया था वहाँ पर मरियम साहबा को, जो वो छुपा के इस्तेमाल करती थी। तो ये माजी में हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं। आज बहरहाल वो बुशरा बीबी का पैगाम इमरान खान तक और इमरान खान का पैगाम बुशरा बीबी तक आने को बहुत संजीदा लिया गया और 6 गिरफ़्तार हो गए। तो ये जी इस वक्त की सूरत हाल है। अब इससे क्या कौम को फ़ायदा होगा या क्या निकलेगा इसमें, तो ये बहरहाल देखने की चीज़ है। कुछ और चीज़ें हैं वो फिर मैं अगली वीडियो में डिस्कस करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।